वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज हम लोग बायोलॉजी के सेशन में हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर है, वह है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, लैंगिक प्रजनन। ठीक है, जीव विज्ञान कक्षा 12 के छात्रों के लिए है, अध्याय 2 से इसे लिया गया है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन के अर्थ को समझते हैं, इसके मतलब को समझते हैं और फिर इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ। पुष्पी पादप और लैंगिक प्रजनन का अर्थ क्या होता है? जैसे ही अर्थ के बारे में सोचते हैं तो यहां पर जो शब्द आ रहा है उन शब्दों को जरा एक नजर देखिए। पहला शब्द आया है पुष्प। पुष्प का मतलब होता है फूल और फूल से ही बना है क्या? पुष्पी। पादप का होता है पौधा, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें पादप शब्द बोला जाता है। लैंगिक का मतलब होता है विपरीत लिंगी और प्रजनन का मतलब होता है वृद्धि के लिए विपरीत लिंग का एक साथ समावेश होना। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ है, इसके अर्थ भी देख लीजिए। पुष्प का मतलब क्या होगा? फूल होगा। पुष्पी का मतलब क्या होगा? फूलों से युक्त, यानी फूलों से युक्त की अगर हम शब्द का इस्तेमाल करें तो वहां पे शब्द इस्तेमाल यह होता है पुष्पी शब्द का इस्तेमाल होगा। पादप का मतलब होता है पौधे, पेड़ पौधे हैं। लैंगिक का मतलब होगा विपरीत लिंग, यानी नर और मादा, मेल एंड फीमेल। इसके बाद प्रजनन। प्रजनन का अर्थ होता है विपरीत लिंग द्वारा वृद्धि। जब नर और मादा के द्वारा संतति वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं, जनन कहते हैं। ठीक है, यानी जब दो विपरीत लिंग मिलकर के संतति वृद्धि करने का कार्य करेंगे या संतानोत्पत्ति करने का कार्य करेंगे उसे जनन कहा जाता है, लैंगिक जनन। और प्रजनन की जब बात आती है तो यहां पर ये पुष्प में, पादपों में प्रजनन, इसमें भी विपरीत लिंग के द्वारा वृद्धि होती है। थोड़ा सा और समझेंगे, आगे चलेंगे। अब एक पुष्प की संरचना देखेंगे। पुष्प की संरचना में क्या क्या होता है। जैसे ही पुष्प की संरचना आपके सामने आएगी तो बहुत सारी चीजें आपके सामने आएगी। एक हमने लिया है पुष्प की अनुदैर्ध्य काट है। ठीक है, इसका इंटरनल भाग है। क्या क्या है? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें दो भाग है, दो भाग है। एक ही पुष्प में आपको दो भाग दिखाई देने को मिल रहा है। पहला जिसे हम नर कहेंगे, दूसरा एक मादा भाग, नर भाग और मादा भाग। एक भाग जिसे अगर स्त्री केसर की हम बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे कि इसमें होता है वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। ठीक है, और ठीक राइट साइड में आप देखेंगे तो पुंकेसर। पुंकेसर को क्या कहते हैं? ये नर पुष्प में क्या होता है? ये नर भाग होता है। और मादा भाग को क्या कहा जाता है? स्त्री केसर। तो पुंकेसर में आप देखते हैं क्या क्या चीजें पाई गई हैं। परागकोश मिलेगा आपको, तंतु मिलेगा, पुतंतु या तंतु, जिसे इंग्लिश में फिलामेंट भी कहेंगे, और फिर एक दल मिलता है। ठीक है, नीचे की तरफ थोड़ा सा आते हैं तो देखेंगे आप बाह्य दल मिलेगा और अंड कोशिका मिलेगी। ठीक है, और इसमें स्त्री केसर में तीन चीजें आपकी मिलती हैं जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिका कहते हैं, अंडाशय। अंडाशय यानी इस पुष्प में भी अंडाशय है। ठीक है, तो ये दोनों भाग, दोनों सेक्शन आप देख रहे हैं एक ही जगह पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और भी इसे आगे देखते हैं, लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बनता है। स्त्री केसर और पुंकेसर क्या है? स्त्री केसर पुष्प के अंदर जो है स्त्री भाग, यानी उसे क्या था? मादा सेक्शन कहा जाएगा, मादा भाग। और पुंकेसर का मतलब क्या होता है? नर सेक्शन, यानी नर का भाग। इसमें पुंकेसर में आपसे क्वेश्चन हो सकता है पुंकेसर में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो पुंकेसर के अंदर परागकोश होंगे, फिलामेंट होगा, दल होगा, ठीक है, वाह्यदल होगा, और क्या होगा? अंड कोशिका होगी। अब वही अगर बात की जाए स्त्री केसर में क्या क्या होगा, तो तीन चीजें इसमें होंगी। वर्तिकाग्र होगा, वर्तिका होगी, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और इस चीज को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम एक पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का सेक्शन ले, यानी एक चित्र लें और उस चित्र में देखें कि क्या क्या चीजें होती हैं, तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। पहला भाग वर्तिका होगा, दूसरा वर्तिकाग्र होगा, तीसरा पंखुड़ी होगी, चौथा परागकोश होगा, और पांचवा तंतु होगा, छठा जो होगा वाह्यदल होगा, अंडाशय होगा। ठीक है, और वही सारी चीजें आपको इसमें दिखाई दे रही अभी, यानी 7 तरह की चीजें आपको मिल गई। 7 भाग एक पुष्प के का अनुदैर्ध्य काट आप देखेंगे, एलएस सेक्शन देखेंगे आप इसका, तो इसमें आपको 7 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो एक पुष्प के अंदर होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हो गया? क्लियर हो गया? वर्तिका, वर्तिकाग्र, पंखुड़ी, परागकोश, तंतु, वाह्यदल और अंडाशय, ये सारी चीजें आपको
पुष्प के अनुदैर्घ्य काट में दिखाई देता है। ओके फाइन। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। आगे क्या है, अब पुंकेसर। पुंकेसर क्या है, पुंकेसर को जरा समझ लेते हैं। पुंकेसर में आपके परागकोश हैं, तंतु या डंठल मिलेगा आपको, परागकण मिलेंगे, परागकोश मिलेगा, ठीक है, लाइन ऑफ डेहिसेंस मिलेंगे, ठीक है। अब इस चीज को देख लेते हैं। ये जो है परागकोश, ये पूरी जो बात हुई है परागकोश में, तो एक परागकोश में क्या क्या चीजें होती हैं, दो सेक्शन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक जो चित्र दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये आपका सबसे ऊपरी भाग परागकोश है। क्या है, परागकोश। जब अपने आप बुक में देखेंगे तो वहां पे दिखाई देगा। और इसी परागकोश का जो 3D सेक्शन लिया गया है, 3D सेक्शन का मतलब तीन तरफ से देखने वाला भाग, उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो जब 3D व्यू में हम देखते हैं तो परागकोश को, तो इसमें मिलता है परागकण मिलता है, ठीक है, परागकोश मिलता है, और क्या मिलता है, लाइन ऑफ डेहिसेंस मिलता है। ये सारी चीजें आपके पुंकेसर में, पुंकेसर के अंतर्गत कह लीजिए या परागकोश में ये सारी चीजें मिलती हैं। ये जो भी अध्ययन हम कर रहे हैं ये पुंकेसर के भाग से चल रहा है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। पुंकेसर को अगर हमें डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे, पुंकेसर जो है ये पुष्प का नर जनन अंग होता है। पुंकेसर क्या होता है, पुष्प का नर जनन अंग होता है। ये पतला तंतु के समान होता है। शीर्ष भाग पर क्या होता है, परागकोश होता है जिसमें परागकण होते हैं। इसका मुख्य कार्य परागकणों को उत्पन्न करना होता है, ठीक है। अब ये इमेज आपने देखा, यानी पुंकेसर जो है क्या है, नर जनन तंत्र है। जहां भी पुंकेसर शब्द आए तो आप ये समझ जाना कि ये नर जनन अंग की बात हो रही है, ठीक है। तो नर जनन अंग का सीधा को आप क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोला जाता है। और इसी पुंकेसर में परागकोश और परागकण जैसी चीजें आपको मिलती हैं। थोड़ा सा और आगे चलेंगे, एक शब्द और आएगा आपके बुक में, लघु बीजाणुधानी। तो लघु बीजाणुधानी की जब बात आएगी तो ये क्या होता है, तो लघु बीजाणुधानी को अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो आप बोलेंगे कि लघु बीजाणुधानी परागकोश के चारों कोनों पर विकसित होता है, ठीक है। लघु बीजाणुधानी चारों ओर बाह्य त्वचा यानी बाहरी भाग, अंतः अस्तर, मध्य अस्तर तथा टेपिटम से घिरी होती है। अनेक लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा असंख्य लघु बीजाणु पराग कण बनते हैं। लघु बीजाणु को क्या बोलते हैं, असंख्य बीजाणु को परागकण बोला जाता है। कई जगह शब्द आएगा आपका लघु बीजाणु, तो लघु बीजाणु का जो संबंध है वो परागकण से है। तो यहाँ पे आपको किसी भी भ्रम की स्थिति में नहीं पड़ना है और कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अगर बीजाणु लिखा है तो आप लघु बीजाणु है तो परागकण ही आप उसको समझना है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके भाग को देख लेते हैं। अगर हमने परागकोश का जो है एक अनुप्रस्थ काट लिया और उसमें देखें क्या क्या चीजें मिलती हैं, तो आप जब अपने बुक में देखोगे आप किताब में, तो आपको तीन सेक्शन यहाँ पे है, अ, ब और स। अ सेक्शन में जो दिखाया गया है इसमें आपके कुछ चीजें हैं, वो क्या क्या चीजें होती हैं। तो अ भाग में आपको मिलता है टेपिटम मिलेगा, यानी आप इमेज में देख सकते हैं। दूसरा क्या मिलेगा, संयोगी, अंतः क्या मिलेगा, अंतःस्त्वना, फिर अंतस्थीशियम, पांचवा बीजाणुजनक उत्तक और मध्य परत मिलेगा। और ब भाग में आप देखेंगे यानी दूसरे सेक्शन में उसी का देखेंगे, जो टेपिटम का एक और एनलार्ज रूप दिखाया गया है, तो उसमें आपको मिलेगा अंतस्त्वचा, क्या मिलेगा, अंतस्त्वचा मिलेगा, फिर अंतस्थीशियम मिलेगा और फिर मध्य परत मिलेगा। लघु बीजाणु मातृ कोशिका और टेपिटम, ये सारी चीजें मिलेंगी। और जब और जाएंगे स्वभाग में देखेंगे, जो सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको ये परागकण दिखाई दे रहे हैं। और यही परागकोण जो है प्रजनन में जो परागकण है ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि अब तक जो है, जो हम लोगों ने देखा, एक परागकोश में क्या अनुप्रस्थ काट लिया तो उसमें क्या होगा, और फूलों में अगर हमने लिया तो वहां पे क्या क्या चीजें मिलेंगी। अब थोड़ा सा एक नजर देखते हैं कि अभी तक हमने क्या सीखा। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको आप समझने की कोशिश करिएगा। पुष्पी पादप किसे कहते हैं, पुष्पी पादप किसे कहते हैं, ये आएगा, इसका जवाब आपको देना है। पुंकेसर किसे कहते हैं, तो पुंकेसर का मतलब क्या होता है, ये पुष्प का नर जनन अंग होता है, ठीक है। पुष्प के अनुप्रस्थ काट में कितने भाग दिखाई देते हैं, तो अभी जो मैंने बताया वह अनुप्रस्थ काट में कितने भाग दिखाई देते हैं, उनका नाम आपको याद रखना है कि वो सारे भाग होते हैं। इसके बाद प्रजनन से क्या समझते हैं, अगला क्वेश्चन होगा। पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं,
तो नर भाग को क्या कहते हैं? ऊपर आपने अभी देखा, अभी सुना था क्या? पुंकेसर। ठीक है। पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्त्री केसर। क्या कहते हैं? स्त्री केसर। परागकोश के अनुप्रस्थ काट में कितने भाग दिखाई देते हैं? अब परागकोश के अनुप्रस्थ काट में देखें तो उसमें कितने भाग दिखाई देंगे? टेपिटम कहां पाया जाता है? टेपिटम, तो टेपिटम का जगह कहां होता है? टेपिटम हमेशा जो है ये कहां पाया जाएगा? परागकोश में। ठीक है। परागकण कहां स्थित होता है? अब परागकण भी कहां स्थित होगा? तो परागकण जो होता है परागकोश में स्थित होता है। बीजाणुजनक उत्तक कहां होते हैं? तो बीजाणुजनक जो उत्तक होते हैं ये उत्तक कहां होंगे? परागकोश में होंगे। तो ये 10 तरह के पॉइंट्स हैं, 10 तरह के क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है। और आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यानी आपका जो नीट एग्जाम है, उसमें भी एक क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपका जो पढ़ाई चल रहा है वो फोकस 2 को करके किया जा रहा है थोड़ा सा, क्योंकि यूपी बोर्ड आपका है, बोर्ड एग्जाम में आप 99% कैसे आप मार्क्स ला पाएंगे और फिर जो है नीट एग्जाम को पहली बार में कैसे क्रैक कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होंगे आपके इसके अगले सेशन को लेकर के, इसके अगले भाग को लेकर के। तब तक आप इसे लर्न करते रहिए, समझिए। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो मुझे मैसेज करिए, मुझे मेल करिए, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर